नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आप सभी दर्शकों को जनता टीवी परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनने को मिल रही है। काशी विश्वनाथ की बात करें तो भव्य मंगला आरती हो रही है। सुबह से ही आपको बता दें, देश भर में ब्रह्म मुहूर्त से ही जो शिव भक्त हैं वो भगवान शिव के दर पर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। बेहद पवित्र आज का ये दिन, महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व। बता दें आपको कि भक्त इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आरती व रुद्राभिषेक करते हैं। चारों पहर की पूजा अलग अलग शुभ मुहूर्त में की जाती है, जिससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि पर शिव मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और शिव आरती का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई साधना को विशेष फलदायी माना जाता है। तो प्रथम पहर क्योंकि 4 पहर की पूजा होती है, प्रथम पहर की अगर बात की जाए आज तो शाम को 6:11 से रात 9:23 तक रहेगा। द्वितीय पहर की बात की जाए तो रात 9:30 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा। तृतीय पहर की बात की जाए रात 12:30 से लेकर सुबह अगले दिन 3:47 तक रहेगा। और चतुर्थ प्रहर आखिरी प्रहर होता है 16 फरवरी को सुबह 3:47 से ये अगले दिन 6:59 तक रहेगा। ये 4 पहर में महाशिवरात्रि में की गई जो पूजा है वो अति फलदायी होती है। ब्रह्म मुहूर्त की अगर बात की जाए, सुबह 5:21 से ये ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ और 6:12 तक ये ब्रह्म मुहूर्त यहाँ पर बना हुआ है। अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि कहा जाता है कि अभिजीत मुहूर्त में पूजा अर्चना करने का बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। तो दोपहर 12:15 से आपको बता दें कि 1 बजे तक का ये मुहूर्त जो है वो रहेगा, यानी 1 घंटे का अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो इस बीच भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं भगवान का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहीं निशिता काल की बात करें, 15 फरवरी की रात 12:11 से 1 बजे तक रहेगा। प्रादोष काल शाम 6 बजे से रात 8:30 बजे तक रहेगा। तो फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां होती है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहने। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके बाद घर से पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, व्रत का संकल्प ले, भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग, फल, फूल, चंदन, रोली और अक्षत अर्पित करें। और यदि संभव हो तो मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। दिन भर व्रत रखें। समय समय पर भगवान शिव का ध्यान करते रहें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। अरुण सैनी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं और हर्ष सैनी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार फिलहाल लिए चलते हैं। किस तरीके की रौनक जो है वहां पर देखने को मिल रही है शिव मंदिरों में। अति प्रिय आज का ये दिन होता है और महाशिवरात्रि का ये महापर्व जो है किस तरीके से वहां पर मनाया जा रहा है, हर्ष? तो बिल्कुल हम आपको बता दें, देश भर में आज महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया जा रहा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिर यानी दक्ष प्रजापति मंदिर में हमारी मौजूदगी है। उसी कंखल में हम मौजूद हैं, जिस कंखल को भगवान शिव की ससुराल कहते हैं। और इस वक्त अगर बात करें भक्तों की, तो हरिद्वार में भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। हम तस्वीरें आपको दिखा दें कि तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे यहाँ पर भक्तों का लगातार तांता सुबह से ही लगा हुआ है और यहाँ पर जलाभिषेक हो रहा है। और लगातार इस प्रसिद्ध ये मंदिर कहा जाता है कंखल का दक्ष प्रजापति मंदिर, जिसमें यहाँ पर सुबह से ही जो जनसैलाब है, जो
भक्त है, श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है। और लगातार यहाँ पर प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासनिक मौजूदगी भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार यहाँ पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं। हरिद्वार पुलिस को अलग तौर पर रखा गया है। इस वक्त प्रजापति यहाँ पर कभी विश्व के प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है हरिद्वार का, जिसको जी। लेकर यहाँ पर आइए हम कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए सर? बहुत बड़ी मान्यता है आज के दिन की, और बहुत बड़ी महादेव बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ पर आप देखते हैं लगातार जो तादाद है, श्रद्धालुओं की तादाद है वो यहाँ पर बड़ी हुई है। हरिद्वार में इस वक्त भोले के जयकारों के साथ यहाँ पर लोग भगवान शिव की भक्ति में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, भगवान शिव की भक्ति में सराबोर आज शिव भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और दक्ष प्रजापति मंदिर हरिद्वार का उसके भी दर्शन हमारे दर्शक टेलीविजन के माध्यम से भी कर रहे हैं और वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो भक्तिभाव मन में लिए पहुंच रहे हैं। अब लौटूंगी हर्ष आपके पास। अरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं देहरादून से। अरुण, देहरादून में फिलहाल अब शिव मंदिरों में कैसी रौनक देखने को मिल रही है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही जो शिव भक्त है वो पहुंच रहे हैं। जी अंजलि, बिल्कुल देखिए, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से जो है लोग वो मनाते हैं। और इस वक्त हम टप्केश्वर महादेव मंदिर में है। महादेव मंदिर देहरादून का प्रसिद्ध मंदिर है, कई मान्यताएं इस मंदिर की है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, जो भक्तों का जन सैलाब यहाँ पर सुबह से ही उमड़ा हुआ है। और आगे मंदिर में आप ये लाइन देख रहे हैं और इसके पीछे भी बाहर करीब 500 मीटर तक किसी तरीके से लाइन जो है वो लगी हुई है। भक्तों में काफी उत्साह है, भक्त आतुर है भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं तस्वीर जिस तरीके से जो सभी भक्त हैं यहाँ पर, और ये सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बातचीत भक्तों से भी करेंगे। किस टाइम से आप यहाँ पर खड़े हैं, कितने समय हो गया है? 6 बजे के आ रखे हैं। 6 नंबर आए हैं, बहुत लंबी लाइन लगी है। भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, कितना उत्साह है, कितना आतुर है भोले बाबा के दर्शन के लिए? बहुत ज्यादा इतने 1 साल बाद ही मिलता है वैसे आने का मौका, उनका काफी उत्साह है। तो यहाँ पर आप पहली बार आए हैं या उससे पहले भी यहाँ पर आते रहे हैं आप? इससे पहले भी बहुत बार आए हैं जी। तो ये देखिए, भक्त जो है सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अंजलि में आपके अंदर भी दिखाओ तो आप जो अंदर की तस्वीर है, यहाँ पर भक्त जो है लाइन में लगे हुए हैं और काफी जो है मान्यता क्योंकि इस मंदिर की है। और ये माना जब महाभारत से पहले से भी इस मंदिर की काफी मान्यताएं हैं। यहाँ पर ये माना जाता है कि महाभारत से पहले के समय यहाँ पर जो मंदिर है वो अंदर से भी दिखाएंगे। अभी अंदर भी पहुंचेंगे तो वहाँ पे जो है दूध था, दूध द्रोणाचार्य ने यहाँ पे तपस्या की थी। दूध द्रोणाचार्य की तपस्या भी इसे माना कहा जाता है। और यहाँ पर दूध द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। तो यहाँ पर जब उन्हें दूध नहीं मिल रहा था तो उन्होंने तपस्या की और उसके बाद भगवान शिव यहाँ पर शिवलिंग के रूप में स्थापित किया और उन्होंने उन्हें दर्शन किए। यहाँ से दूध जो है बहने लगा। जैसे ही धीरे धीरे जो है बदल गया, समय बदल गया तो ये जो है जो दूध पानी में हुई है और यहाँ पे पानी टपकता है। जिस तरीके से आपको ये दिखाई कि जो यहाँ पर गुफा है, यहाँ से जो पानी की बूंदे टपकती है, ये भक्त इसी से यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना होती है। किसी को अगर संतान नहीं हो गई है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस तरीके की कई मान्यता इस मंदिर में है। बड़ी ही जो है काफी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पे पहुंचे हैं और आज तस्वीर देख रहे हैं जिस तरीके से वक्त जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर अंदर में आपको दिखाई तो पूरे महाकाल की जय आ रहे हैं। ये पूरी रसीद है। तो भाई साहब अभी इस तरीके से अंदर जो पूजा चल रही है, कैसी व्यवस्था है, किस तरीके से भक्त पूजा कर रहे हैं? और एक लाइन सीधे से और 2 लाइन नीचे से, ताकि दर्शन करने में आसानी हो, लोगों को ज्यादा समय व्यर्थ ना हो। आप इसका सेवा देहदार यहाँ पर है, सेवा कर रहे हैं। कितने समय से लोग लाइनों में लगे हुए हैं, किस तरीके का माहौल सुबह से है, अभी तक कितने लोग दर्शन कर चुके हैं? देखो, लोग कल रात 10 बजे से लोग लाइन पे लग चुके हैं और अभी काफी लोग दर्शन कर चुके हैं।
अभी भी लाइन लगी हुई है और नीचे बहुत सारी महिलाएं जो है। ठीक है, जी। ठीक है। एक भक्ति भाव जो है, टपकेश्वर मंदिर काफी प्रसिद्ध ये है, और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, प्राकृतिक स्रोत के थ्रू जो है वो भगवान शिव का यहाँ पर जलाभिषेक होता है। प्रकृति का एक अनोखा रूप यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर आप इस मंदिर में जब भी कभी जाएंगे तो एक अलग भक्ति भाव जो है वो देखने को मिलता है। और वहां पर भगवान शिव का जो शिवलिंग है, वहां पर प्रकृति उनका जलाभिषेक करती है, वो साक्षात उसके दर्शन जो है भक्त अपने सामने करते हैं। तो खैर ये भी एक अपना अनोखा रूप है। हर्ष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हर्ष, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, भगवान शिव को अति प्रिय है और भगवान माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। ऐसे में आज अब हर कोई अपनी अपनी मनोकामना लिए, अपनी अपनी एक अलग आस्था लिए भगवान शिव के मंदिरों में पहुंच रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज पूरे दिन, पूरी रात जो है भगवान शिव की आरती और संस्तुति जो है वो चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आपको एक चीज दिखाते हैं। यहाँ पर हम आपको तादाद दिखाते हैं, श्रद्धालुओं की जो तादाद है, और ये लाइनें जो यहाँ पर लगी हुई है लगातार। जो यहाँ पर गेट की जो शुरुआत है, जो एंट्री जहां से हो रही है, वहां से लेकर मंदिर प्रांगण तक लंबी लंबी यहाँ पर कतारें नजर आ रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लाइनें इतनी लंबी यहाँ पर हैं। आप कहां से आए सर? क्या मान्यता है आज के दिन की? क्या आप भगवान शिव से क्या आज मान रहे हैं? तो बिल्कुल ये लोग यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार चप्पे चप्पे पर हरिद्वार पुलिस की यहाँ पर नजर है। हरिद्वार पुलिस यहाँ पर लगातार बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर गंगा जल लेकर के श्रद्धालु एक आए हुए हैं, और लगातार चलिए अपनी अपनी श्रद्धा भाव लिए भगवान शिव के दर पर लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, शिव भक्त पहुंच रहे हैं, और उनके लिए जो आज शिव द्वार है वो काफी ज्यादा महत्व जो है वो रखता है। और यही वजह है कि ब्रह्म मुहूर्त से ही जो भक्तगण हैं भगवान शिव की एक झलक पाने के लिए आतुर है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका, अरुण आपका, इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कमेटी की कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई, और इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं इस मंथन के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी साझा की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आज देहरादून थे, और हमारे आग्रह पे उन्होंने हमारे प्रदेश कोर टीम की बैठक में वो रहे। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर बैठक में चर्चा हुई। सबसे पहले तो मैं नड्डा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पिछले दिनों के कार्यक्रम और सरकार की गतिविधियों पर सरकार और संगठन की पीठ थपथपाई, और ये तय हुआ कि आगामी दिनों के अंदर और अब गति से अपने संगठन के स्वरूप का विस्तार करेंगे। 3 महत्वपूर्ण विषय है। पहला विषय तो सरकार का कार्यकर्ता समन्वय, सांसद हो, विधायक हो, मंत्रीगण हो, ये समन्वय स्थापित होना चाहिए, और उसके लिए हमने प्रयास शुरू किए हैं। 17 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री के साथ जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी की बैठक होगी। दूसरा, विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से बूथ तक के कार्यकर्ताओं के बड़े सम्मेलन, इसको हम लोग करेंगे। और तीसरा, कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, जो चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और वैचारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इन तीनों विषयों चीजें फोकस रही। जो कार्यक्रम हमारे अभी तक हुए हैं, उन सब कार्यक्रमों का विस्तार पूर्वक उनके सामने उल्लेख किया गया, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 2027 के चुनाव के विजय के लिए उनके द्वारा जो मार्गदर्शन हमको दिया गया है, भविष्य उन सब विषयों पर हम लोग नीतिगत निर्णय करते हुए कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे।
उधर आपको बता दें कि प्रदेश में चल रहे मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को सत्ता पक्ष जहां एक और इस पहल को सुशासन का मॉडल मान रहा है, वहीं विपक्ष की नजरों में ये अभियान महज जनता के बीच जाकर दिखावा नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि धरातल पर सरकार द्वारा योजनाएं नहीं पहुंच जा रही हैं और जिसके चलते इस प्रकार के अभियानों से जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम सरकार कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने विपक्ष पर पलटवार किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जी को जन जन की सरकार जो जन जन के द्वार काम कर रही है उन कैंपों में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जनता के बीच में हमारे अधिकारी किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार 5.5 लाख से ऊपर 6 लाख से ऊपर लोगों के बीच में अपने कैंप लगा चुकी है और उनको कहीं ना कहीं जो उनकी समस्याएं थी या जो दफ्तरों में नहीं जा सकते थे, चाहे दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो या कोई योजना उन तक अगर हमारी नहीं पहुंची थी, वहां तक उन योजनाओं को पहुंचाने का हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार लोगों के द्वार तक पहुंच रही है और उन योजनाओं का लाभ दे रही है। कांग्रेस को दिखाई नहीं देगा क्योंकि कांग्रेस को तो केवल नकारात्मकता फैलानी है। कांग्रेस को तो केवल ये लगता है कि जी सरकार जो है कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन जिन लोगों को फायदा मिल रहा है, जिन लोगों को लाभ मिल रहा है, आज 4.5 लाख से ऊपर लोगों को इन योजनाओं का, इन कैंपों में जो हमारी जन जन की सरकार चली है, जो ये कैंप लगे हैं, शिविर लगे हैं, उनमें उनको लाभ मिला है। कांग्रेस को इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, वो अपने उस चश्मे से देख रहे हैं जहां पर वो केवल अपने आप को देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जो इस समय काम कर रही है वो कांग्रेस को नहीं भा रही है। कांग्रेस निराशा में है और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को थोड़ा सा आशावादी हो जाना चाहिए और जनता के अनुरूप बात करनी चाहिए। अगर आप जनता की बात नहीं करेंगे तो आने वाले समय में एक बार फिर 2027 में जनता कांग्रेस को एक बार फिर नकारने का काम करेगी और जनता सरकार को 27 में लाने का काम करेगी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में। और कांग्रेस एक बार फिर कहीं ना कहीं जनता के सामने या जनता की बातों पर जब खरी नहीं उतरेगी तो जनता अपने वोट के माध्यम से कांग्रेस को किनारा करने का काम करेगी। उधर आपको बता दें कि आगामी वर्ष 2027 उत्तराखंड सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इसी वर्ष विधानसभा चुनाव के साथ साथ अर्धकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन भी प्रस्तावित हैं। वहीं नंदा राजजात यात्रा को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। इन तमाम आयोजनों और चुनावों को एक साथ सफलतापूर्वक संपन्न कराना सरकार के लिए बहुत बड़ी परीक्षा होगी। और इस कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर आयोजन को सुचारू रूप से कराने के लिए काम करेगी। देखिए, निश्चित रूप सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कुंभ अर्धकुंभ होना है, निश्चित है, वो बदल नहीं सकता है। और नंदा राजजात के लिए एक प्रस्ताव जरूर आया था, वहाँ के लोगों ने ये बात कही थी, उसको शिफ्ट करने की बात है, अगले साल करेंगे तो कोई बात नहीं, वो भी की जाएगी। सरकार उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करती है और जो भी निर्णय होगा सरकार उसके साथ रहेगी। उसके सुचारू रूप से संचालन की व्यवस्था भी की जाएगी और चुनाव भी होने हैं, सामंजस्य बिठाने का काम सरकार करेगी और कुंभ भी होगा, नंदा राजजात भी होगी, चुनाव भी होंगे और उस हिसाब से आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र से एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांग भी की जाएगी। वैसे भी चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं। अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता पड़ने की दशा में निश्चित रूप से अन्य राज्यों से भी फोर्स मंगाई जा सकती है, लेकिन सरकार आयोजनों के प्रति कोई कोताही नहीं बरतेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुंभ के आयोजन के लिए अधिकारियों की बैठक भी ली है और समय पर जो विकास कार्य हैं उनको पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। अखाड़ों को जमीन आवंटन समय में हो जाए ये भी कहा है। शौचालय की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जो रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, इन सब को पूरा करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर हैं और निश्चित रूप से सफलतम तरीके से कुंभ का आयोजन भी होगा, नंदा राजजात भी होगी और चुनाव का भी संपादन होगा।
उधर आपको बता दें कि देहरादून सहित प्रदेश में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं पर विनोद चमोली ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अपराध तो अपराध हैं और ऐसी घटनाएं प्रदेश की फिजा को प्रभावित करती हैं। खासकर कि देहरादून में हालात ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने माना कि ये सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों के लिए चुनौती है कि इन घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण कैसे पाया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अपराधों का खुलासा तेजी से हो रहा है, पुलिसिंग सक्रिय है और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ सजा दिलाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। एस्टिमेट बनना, देखिए, दो अलग अलग पहलू हैं। अपराध तो अपराध है और प्रदेश की फिजा बिगड़ रही है और देहरादून में स्थितियां ज्यादा गंभीर हैं। ये सीधी सीधी सरकार के लिए भी एक चुनौती है, कैसे इस पर नियंत्रण पाया जा सके। और दूसरा पहलू ये भी है कि अपराध घटित तो हो रहे हैं, लेकिन खुलासा भी साथ ही साथ हो रहा है और पुलिसिंग काफी सक्रिय है और लोगों को पकड़ा भी जा रहा है और अपराध के लिए उनको सजा के लिए भी आगे जो हमारी पैरवी है वो हो रही है। लेकिन फिर भी अपराध तो अपराध है, अपराध घटित नहीं होना चाहिए। अभी जो तुरंत एक घटना घटी है, ये जानकारी मिली है कोई हिस्ट्री सीटर है और कई अपराधों में वो लिप्त रहे, तो हो सकता है गैंगवार भी हो सकता है। लेकिन इससे एक संकेत मिलता है कि उत्तराखंड धीरे धीरे अपराधियों की शरणस्थली बनती जा रही है। यहाँ की जो शांति और अमन है वो छिनता चला जा रहा है। इसके लिए गंभीर प्रयास करने होंगे और इस प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए बहुत कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।